तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए डे 2 फिजिक्स से। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ PYQs और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिजिक्स का डे 1 अगर आपने नहीं देखा तो आपको मैं बता दूं, वहाँ पे मैंने आप लोगों को टॉर्क से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी हैं। बोले तो पूरे चैप्टर का कंसेप्ट जो वहाँ पे बता दिया डे 1 वाले वीडियो में। तो फटाफट प्लीज़ उसको पहले देखिए ताकि यहाँ पे जब भी जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँ आपको ईजिली समझ में आ जाए। ओके ग्रेट। तो इसमें कहा जाता है ए मूवमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मूवमेंट ऑफ कपल इज टेकन एज। तो पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमम जीरो, ये आपको बताना है। देखिए आपको मैं बता दूं, और लास्ट वाली वीडियो डे 1 वाली में भी समझाया था कि अगर आपके पास फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो उस केस में आपके पास जो मूवमेंट ऑफ कपल होता है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और क्लॉकवाइज के केस में नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, जैसे कि हम एंगल को कंसीडरेशन में लेते हैं। तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई ये बात? डन है। ओके ग्रेट। यहाँ पे आपके पास 0 to 100 तक का एक स्केल है, मीटर रॉड जो बना है कॉपर से और स्टील से, एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कॉपर का है और 50% इधर का आपके पास स्टील का है। हमसे कहा जाता है वेट्स ऑफ कॉपर एंड स्टील आर 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। तो इधर वाले का 10 न्यूटन है और इधर वाले का 8 न्यूटन है। ठीक है, ओके ग्रेट। रिस्पेक्टिवली अब कहा जाता है ऑन विच पार्ट डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई, 0 to 50 या फिर 50 to 100। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर लाई करेगा, तो जिधर जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता था। याद कीजिए, मैंने आपको रॉड का एग्जांपल लेकर भी बताया हुआ है। समझ में आ रही है की बात? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, बोले तो कॉपर के साइड में। ठीक है ना। आंसर को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाकर बता सकते हैं कि 0 to 50 के बीच में आ रहा है, लगभग 45 to 50 के बीच में ही आएगा। इसका सेंटर ऑफ मास इधर ही लाई करेगा क्योंकि ज़्यादा भी ज़्यादा वो नहीं है, फोर्सेस में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, इसीलिए बाकी लाई तो कॉपर के साइड करेगा क्योंकि कॉपर के आपके पास ज़्यादा हैवियर है, इसमें ज़्यादा वेट है। ठीक है ना, ज़्यादा फोर्स लग रहा है इस साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है। समझ में आ रही है बात? डन है। ठीक है, तो जस्टिफाई करने के लिए आप इतना लिख दें कि जस्टिफिकेशन में कि कॉपर साइड इज द वेट ऑफ द कॉपर साइड इज मोर देन द स्टील साइड, देयरफॉर द क्या कहेंगे इसको, सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टुवर्ड्स द कॉपर साइड, और यू कैन से 0 to 50 साइड। समझ में आ गई बात इतनी? डन है। ओके ग्रेट। नेक्स्ट आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट अ फुलक्रम इज कंसीडर्ड टू बी। तो देखिए अब वहां पे एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ पे क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज क्या होता है आपके पास, नेगेटिव। गॉट इट? ओके। हमसे कहा जाता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना। सेम यही चीज मैंने आपको कराया था। अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर लेमिना है तो उसके मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट कहते हैं, बोले तो सेंट्रोइड, point of intersection of the medians of the triangle is called the center of gravity of that triangular lamina, और you can say centroid। इसको हम क्या कहते थे, सेंट्रॉइड के नाम से भी जानते थे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन दिस ट्राइंगुलर लेमिना इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स, कोई सा भी वर्टेक्स से अगर मैं फ्रीली सस्पेंड कर देता हूँ, लटका देता हूँ, तब हमसे कहा जाता है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ऑन वेट इन इट्स रेस्ट पोजीशन। तो रेस्ट पोजीशन के केस में तो आपके पास कुछ भी मोमेंट जो है वो नहीं मिलता। आपको मालूम होता है मोमेंट कब लगता है, जब आपके पास रोटेट कर रहा होता है, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तब जाकर मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, बोले तो टॉर्क जो है वो लगता है। तो रेस्ट के केस में टॉर्क कितना लगेगा, इस पे मोमेंट ऑफ फोर्स 0। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, देखिए इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है द डायग्राम शोज व्हील ओ, ये देखिए ये पूरा का पूरा व्हील है, पाइवटेड एट पॉइंट ए, 3 इक्वल फोर्सेस, तीनों फोर्सेस यहाँ पे इक्वल हैं आपके पास, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3। अब हमसे कहा जाता है एक्ट एट पॉइंट बी, साफ साफ दिख रहा है पॉइंट बी पे तीनों फोर्सेस लग रहे हैं व्हील पे। अब हमसे इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला द गेट ऑफ बिल्डिंग इज, इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन कहाँ है, इसका क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाएगा कि इन तीनों फोर्स में से ज़्यादा टॉर्क किस पे लगेगा, टॉर्क किसका मैक्सिमम होगा, और आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं टॉर्क को।
तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसका ज़्यादा होगा ये बताइए फटाफट। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले पॉइंट के अबाउट बोलो या फिर इस वाले पॉइंट के अबाउट बोलो, दोनों पॉइंट के अबाउट अगर हम देखते हैं तो टेंजेंट का काम ये करेगा ये, या फिर ऐसे ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर लगभग लगभग ये ज़्यादा परपेंडिकुलर होगा बजाय इसके और इसके। तो परपेंडिकुलर के केस में टॉर्क मैक्सिमम होता है। ये हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में, डे 1 वाली वीडियो में एंगल का एग्जाम्पल लेकर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, ओके ग्रेट। अब हमसे यहाँ पे कहा जाता है, एक क्वेश्चन है देखिए, इसमें कहा जाता है द गेट ऑफ अ बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड। तो एक बिल्डिंग है, उसका जो गेट है इस टाइप का मान लीजिए गेट है, वो 3 मीटर ब्रॉड है, ये वाला 3 मीटर है। हमसे कहा जाता है कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग फोर्स 100 न्यूटन। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने फोर्स इस पे लगा दिया 100 न्यूटन का, इनसाइड ऐसे करके इनटू द स्क्रीन, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमसे कहा जाता है कैलकुलेट द लिस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन दिस गेट एट पॉइंट 6। तो अभी ये देखिए टॉर्क उतना ही लगाना है, तो टॉर्क निकाल लीजिए पहले, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है आपके पास 100 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर, तो ये हो गया आपके पास 300 न्यूटन मीटर, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क लग रहा है। तो अगर टॉर्क इतना लगेगा तो आपको बताना है कि 6 मीटर के पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा। तो आपकी बार टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कीजिए, टॉर्क उतना ही लगा रहे हैं 300 न्यूटन मीटर, फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। जब डिस्टेंस को मैं चेंज कर दूंगा 6 पे, तो 6 इधर ले आइए, तो 300 डिवाइडेड बाय में 6, तो आपका फोर्स निकल कर आ जाएगा 6×5 = 50 न्यूटन का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे तो ध्यान से थोड़ा अच्छे से, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस निकाले हैं यहाँ पे, और ध्यान से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है। मेरे हिसाब से अगर आप इतने न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस चैप्टर से, इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर लेते हैं आप इस चैप्टर से, उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी तरह से कहीं और से भी कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें कहा जाता है व्हाट विल हैपन टू ए बॉडी इफ 2 इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो ये तो सीधे कपल वाली बात कर रहा है, इनके लाइन ऑफ एक्शन अलग होता था। इसका लाइन ऑफ एक्शन मान लीजिए ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन आपके पास ये है, समझ में, एक ऊपर एक नीचे, या फिर एक इनटू द स्क्रीन एक आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। लाइन ऑफ एक्शन इन दोनों का अलग है, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं, और इक्वल फोर्सेस हैं, यही तो कपल का था, है ना, यही तो कपल का था। तो क्या कहा जाता है, अब क्या होगा ये आपसे पूछा जाता है। तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा, ये रोटेशनल मोशन को एग्जिबिट कर लेगा। समझ में आ रही है बात, क्यों? क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में घुमाएगा, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमना नहीं लग जाएगा, घूमने नहीं लग जाएगा। या फिर ये भी केस राइज हो सकता है, नो डाउट, एक फोर्स आपका ये वाला ऊपर लग रहा है, ये वाला इधर नीचे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपकी बार क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग या इधर इन एंटी क्लॉकवाइज और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट जरूर करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो व्हाट विल हैपन में क्या करेगा, और रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्शन, तो इसको क्या कहते थे, मोमेंट ऑफ कपल कहते थे, याद कीजिए, या फिर सिंपली कपल बोल दीजिए। गॉट इट, ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसमें क्या कहा जाता है, इन फिगर ए रोलर ऑफ डायमीटर 0.2 मीटर, देख रहा है, ये आपके पास एक रोलर है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो 0.2 मीटर है, ठीक है, 0.2 मीटर, ये मतलब ये वाला पूरी तरह से बोल सकते हैं 0.2 मीटर है। तो रेडियस कितना होगा, 0.1 मीटर, और ये वाला भी 0.1 मीटर, पूरा 2 मीटर है, तो है ना, आधा कर दिया। अब कहा जाता है रेज्ड ऑन द पेमेंट ए बी, तो ये देखिए इससे ऊपर उठाया गया है पेमेंट से। हमसे कहा जाता है बाय द फोर्सेस F1 एंड F2, तो एक फोर्स इधर लगाया गया इस साइड में ऐसे करके, एक फोर्स ऐसे लगाया गया, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, तो ये भी आपके पास 20 न्यूटन है, और ये वाला भी आपके पास 20 न्यूटन है। ठीक है, कंपेयर द टॉर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस, तो पहला वाला टॉर्क कितना लगा रहा है वो देखिए, तो टॉर्क 1 अगर मैं निकालता हूं तो उसके लिए क्या आएगा, फोर्स 1 और इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, ठीक है, तो फोर्स 1 कितना लगा रहा है, 20 न्यूटन। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इस वाले पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 0.2 मीटर। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, पॉइंट हटाऊंगा, 0 0 करूँगा, 2 दूनी 4, तो 4 न्यूटन मीटर लग रहा है। पहले के केस में कितना लग रहा है, 4 न्यूटन मीटर। चलिए टॉर्क नंबर 2 निकालते हैं, तो उसके लिए फोर्स नंबर 2 यूज़ करेंगे और डिस्टेंस नंबर 2 यूज़ करेंगे। तो फोर्स कितना है, फिर से ये वाला 20 न्यूटन है, तो अच्छे से नोटिस कीजिएगा, ये ऐसे जा रहा है, और इस वाले पॉइंट पे पता करना, तो ये वाला लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगा, तो ये वाला एंगल जो होगा परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन बनाएगा, तो ये वाला कितना है, ये वाला रेडियस ही तो है, तो 0.1 मीटर। ध्यान से ये चीज़ें मैटर करती है, 0 0, तो ये आ गया 2 न्यूटन मीटर।
तो दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो क्या कंपेरिजन आएगा, तो आप डिवाइड कर सकते हैं टॉ 1 बाय में टॉ 2 इज इक्वल टू 4/2, काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो टॉ 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टॉ 2, मतलब टॉ 1 जो है, मतलब टॉर्क नंबर 1 जो है वो ज़्यादा है, डबल है किसके कंपेरिजन में, सेकंड वाले टॉर्क के कंपेरिजन में। खत्म बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स नंबर 2, फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला डायरेक्शन में है, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये अगर ऐसे लग रहा है तो A to B बोल दीजिए, या फिर O से A बोल दीजिए, या फिर O to B बोल दीजिए, एक ही बात है। ये इस वाले लाइन में कैसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। द क्वांटिटी टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते थे इसको, याद कीजिए, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते थे, याद आया, याद आया, कई बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। ओके ग्रेट। ए मैन वॉक्स अलॉन्ग अ टाइट रोप कैरिंग अ लॉन्ग पोल, वाई डज ही कैरी द पोल। अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस टाइप के खेल दिखाने वाले बहुत आते हैं, दो एंड से दो पोल बांध देते हैं और ऊपर में रस्सी लगा देते हैं और रस्सी के ऊपर चलते हैं। अच्छा, रस्सी के ऊपर जब चलते हैं तो सिर्फ खुद ही नहीं चलते हैं, कई बार खुद ही भी चलते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, बट कई बार आपने लोगों ने देखा होगा कि वो लोग एक लंबे से रॉड या फिर पोल जो होता है उसे लेकर चलते हैं। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों ऐसा करते हैं। देखिए, अपना सेंटर और मास जब तक वो बैलेंस करके नहीं रखेगा, टुवर्ड्स से डाउनवर्ड नहीं रखेगा, अगर लेफ्ट और राइट किधर भी घूम गया ना तो अब क्या होगा, वो गिर जाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो अगर इधर भी चला गया, और ये मान लीजिए रोप है, इसमें चल रहा है बंदा, ठीक है, उधर चला गया ज़्यादा वेट, या फिर इधर ज़्यादा वेट हो गया, सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल लीजिए, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो उधर गिर जाएगा, इधर शिफ्ट हो गया तो इधर गिर जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए ये रॉड ले लेते हैं। अब रॉड से बैलेंस कैसे करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा वो चुपचाप शांति से खड़े ही नहीं रहते हैं। जब भी ये रोप पे चलना होता है तो चुपचाप खाली खड़े नहीं रहते। होता क्या है, वो अपने रॉड को या तो इस साइड ज़्यादा झुकाते हैं या तो उस साइड ज़्यादा झुकाते हैं। इससे अपने बॉडी का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल यहीं पे रोप पे ही बनाकर रखते हैं, जिसकी वजह से नहीं गिरते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता था, याद कीजिए, सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज, याद कीजिए, डे वन वाली वीडियो में कल ही बताया मैंने आप लोगों को, सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स, मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली, प्लस में सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0, लिख लीजिएगा पूरी तरह से। समझ में आ रही होगी बात, डन है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ऐसे बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। ओके ग्रेट, नेक्स्ट। अब इसमें हमसे कहा जाता है ये स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय अप्लाइंग ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। तो फटाफट स्ट्रिंग बना लेते हैं, है ना। स्टेयरिंग मालूम है ना, जो गाड़ियों में होता है, गाड़ियों में जो होता है वो उसके स्टेयरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें हमसे कहा जाता है ये 1 मीटर का डायमीटर है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं पूरे की बात करूँगा तो 1 मीटर होगा, पूरा कितना होगा आपके पास, 1 मीटर होगा। अब आगे हमसे क्या कहा जाता है, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईच ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। इस वाले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस वाले पॉइंट से भी कह देता हूँ, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके 10 न्यूटन का ये भी फोर्स लगा रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ठीक है। हमसे डायग्राम बनाना है तो इसी टाइप से आप डायग्राम भी बना देंगे, टू शो दैट फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ कपल अप्लाइड। तो कपल यहाँ पे निकालना, कपल का फॉर्मूला क्या बताया था, याद कीजिए, फोर्स, आइदर फोर्स, दोनों में से कोई सा फोर्स, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, तो पूरे के बीच में डिस्टेंस कितना, 1 ही है, और फोर्स कितना है आपके पास, 10 से 10 मल्टीप्लाई 1, तो 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा, 10 न्यूटन मीटर, खत्म बात, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन फिगर कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट, पहला पी के अबाउट और दूसरा क्यू के अबाउट, ठीक है। तो चलिए पी के अबाउट और क्यू के अबाउट निकाल लेते हैं फटाफट, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले पी के अबाउट देखिए, अगर आप पी के अबाउट देखते हैं तो इस वाले के अबाउट फोर्स देखिए किधर है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क हो गया आपके पास, मोमेंट, टॉर्क एक ही बात, मोमेंट ऑफ फोर्स बोले या फिर टॉर्क बोले, एक ही बात है। तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हो गया 25, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ये वाला 0.05, पॉइंट हटाइए नीचे 100, 25 चौक 100, तो 5/4 आ गया, डिवाइड कर देंगे 1.25 आ जाएगा। समझ में आ गई एक बात, इतनी डन है। तो पहला टॉर्क हमने P के अबाउट निकाल लिया, टॉर्क अबाउट P इज इक्वल टू 1.25 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट,
अब टॉर्क हमने पी पॉइंट के अबाउट निकाल दिया है, लेकिन ध्यान रहे हमने जो निकाला है वो एक ही साइड से निकाला है, इस वाले फोर्स से निकाला है। अब हमें इस वाले फोर्स से भी निकालना है ध्यान से। तो इसके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला डिस्टेंस लीजिए, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, देखिए पूरा कितना है 0.2 मीटर, देख लीजिए ऐसे से। तो 0.2 मीटर ले लीजिए और 0.05 मीटर लेस कर दीजिए, कितना बच जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 1 0.15 बचेगा ना, 0.15 ये वाला जो डिस्टेंस होगा 0.15। तो ये ऐसे फोर्स लग रहा है और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट पी दूसरा वाला फोर्स निकलेगा यहाँ से, तो वो कितना निकलेगा, फोर्स वही है 25 ही है, मल्टीप्लाई 0.15 डिवाइडेड बाय में 100 कर लेंगे, 25 चौके 100 और यहाँ से आ जाएगा 15/4। तो 15/4 को डिवाइड करेंगे 3.75 आ जाएगा। तो टॉर्क अबाउट फिर से पी आ गया 3.75। देखिए ये दोनों फोर्स कैसे घुमा रहे हैं एक दूसरे को, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। हमने तो निकाल लिया, याद रखिएगा 1.25 आया और दूसरा कितना आया आपके पास 3.75। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जब इस वाले पॉइंट में हमने फोर्स की बात करी इस वाले की, तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, अच्छी बात है। अच्छा ये वाला अगर फोर्स लेता हूँ ये वाला, तो ये वाला ऐसे घुमाएगा, तो ये भी ऐसे डायरेक्शन में घुमा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है दोनों, तो ऐड हो जाएंगे। क्लॉकवाइज का सम कितना हो जाएगा 1.25 और प्लस का 3.75। क्लॉकवाइज फोर्स लगेगा 5 न्यूटन मीटर का, दोनों का ऐड कर दिया 5 हो गया। तो देखिए इसमें ऑप्शन ये और ये तो नहीं हो सकता है क्लॉकवाइज वाले, तो अब बचा ए और सी। अब ए और सी में कोई सा एक हो सकता है। अब दूसरा वाला क्यू के अबाउट भी तो निकालना है, अभी तो हमने सिर्फ पी का निकाला है, अब क्यू का निकालते हैं चलो, है ना। अब क्यू का निकाल लेते हैं भाई। तो देखो अब क्यू का क्या करेंगे, क्यू का पॉइंट ये है, अगर मैं इस पॉइंट इस फोर्स की वजह से निकालता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्यू के अबाउट पहले तो 0 हो जाएगा टॉर्क, और दूसरा केस में जब ये वाला फोर्स लूँगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, ये वाला पूरा आ जाएगा। तो ये वाला फोर्स हो गया 25 और डिस्टेंस आ गया 0.2, 0.10 और 5, ये वाला 2 हो गया, 2 से 2 5 आ गया। और ये वाला ऐसे घुमाएगा एक तरीके से, तो ये भी आपके पास क्लॉकवाइज ही रहेगा, तो ये वाला फिर से क्लॉकवाइज ये रहा 5 न्यूटन का। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आया है क्वेश्चन, देखिए न्यूमेरिकल वाले पोर्शन थोड़े से अच्छे से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना, ओके ग्रेट। ये यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम में जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। अब हमसे कहा जाता है कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वैसे कि मीटर स्केल का वेट कैसे निकालें, आपको मैं बता दूं मीटर स्केल का वेट आप हमेशा कहाँ पे लेंगे, बिल्कुल सेंटर पे। कहाँ पे, बिल्कुल सेंटर पे। तो ये 100 का है, कहीं पे यहाँ पे 50 पे होगा, जो कि इसका वेट होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात, कुछ इस तरीके से वेट आपके पास होने वाला है। यहाँ से यहाँ तक 30 तक है, तो ये वाला 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20। ठीक है, ओके। अब हमें वेट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को इक्वल रख दो भाई, समझ में आ रही है ना, क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज वेट को इक्वल रख दो, और कुछ नहीं करना आपको। तो ये एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाएगा, 40 ग्राम फोर्स है पहला, तो ये हो गया 40 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितना है ये वाला 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज में ये वाला हो जाएगा, वेट हमें पता नहीं है, वो हमें तो निकालना ही है ग्राम में, और इंटू में 20 आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस फुलक्रम से। समझ में आई ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ध्यान से रखिएगा, और ये क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके। तो ये हो गया 40 मल्टीप्लाई 25, ये वेट निकल जाएगा अपॉन में 20। देखिए वेट का फॉर्मूला वैसे तो mg होता है, आप दोनों तरफ g से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, g से g कट जाएगा, तो वेट आ जाएगा मेरे पास 40 दूना 25 दूना 50, तो 50 ग्राम फोर्स जो है वो वेट वो आ जाएगा, 50 ग्राम फोर्स, 50 ग्राम फोर्स निकल कर आ जाएगा। खत्म बात, किसका, पूरे स्केल का, सेंटर पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि देखिए पूरे बॉडी का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बिल्कुल सेंटर पे, इसीलिए। ठीक है ना, ओके ग्रेट। इसमें हमसे और आगे कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू कीप द रूलर इन इक्विलिब्रियम व्हेन 40 ग्राम वेट इज शिफ्टेड टू 0 मार्क एफ। अच्छा, तो अगर मैं ये वाला जो 40 ग्राम है, अगर मैं 0 पे शिफ्ट कर देता हूँ, मान लीजिए ये वाला जो 40 ग्राम वाला यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है 40 ग्राम, एफ जो है वो 0 पे कर दिया, 0 पे शिफ्ट कर दिया है। अब क्या सही है, एफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 0 सेंटीमीटर या फिर एफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 100 सेंटीमीटर, ये आपको बताना है। तो ये जो एफ है, एफ वो किधर शिफ्ट होना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, तो इसके लिए नए फिर से बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, देखिए अभी समझ में आ जाएगा।
फिर से ये वाला स्केल बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारा स्केल हो गया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीच वाला ले लिया जहाँ पे मैंने 50 ग्राम फोर्स रखा है जो अभी मैंने निकाला, और फलक्रम मेरे यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला आपके पास 20 है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपके पास टोटल आपके पास जो है 30 है, ये वाला 0 है, 40 ग्राम एफ फोर्स है। तो आपको बताना है ये वाला जो एफ पॉइंट है, फलक्रम वाला पॉइंट है, वो किधर शिफ्ट होने वाला है आपको बताना है, ठीक है, किधर शिफ्ट होने वाला है। तो इसको बैलेंस देखिए, फोर्स किधर है वो चीज़ देख लीजिए, फोर्स किधर ज़्यादा है, और दोनों तरफ टॉर्क निकालना पड़ेगा, वैसे नहीं पता चलेगा, वैसे भी जिधर ज़्यादा वेट लग रहा होगा उधर ही शिफ्ट हो जाएगा। तो 40 है और 30 है, ये वाला देखिए वेट और डिस्टेंस कितना है फलक्रम के अबाउट, ये 40 और 30 है, 4 तिया 1200 हो गया, 1200 ग्राम 4 सेंटीमीटर आ गया। और इधर कितना है 20 और 50 है, तो 1000 ग्राम 4 सेंटीमीटर आ गया। तो किधर इधर इधर ज़्यादा है तो इधर शिफ्ट कर दूंगा, इस फलक्रम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 0 के साइड, मतलब एफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 0 सेंटीमीटर, इधर शिफ्ट नहीं कर, खत्म बात। इन दोनों में से एक चीज़ बतानी थी, ठीक है। ओके ग्रेट, नेक्स्ट है हमारे पास वेयर डज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई। सर्कुलर लेमिना है बिल्कुल सेंटर पे, ये वाला सेंटर पे, सर्कुलर लेमिना मालूम है ना, सर्कुलर प्लेट समझ लीजिए, तो सेंटर पे। ट्रायंगुलर लेमिना अभी ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन आया था, सेंट्रॉइड में है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द क्या कहेंगे उसके क्या है यार, क्या कहते हैं उसको, मीडियंस, ठीक है। ए मीटर स्केल इज बैलेंस्ड इन हॉरिजॉन्टली पोजीशन एज शोन गिवन बिलो। हमसे वेट निकालना है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का 6 × 60 सेंटीमीटर कर दीजिए, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज का 40 × वेट कर लीजिए। यहाँ से वेट निकाल दीजिए, 6 × 60 डिवाइडेड बाय में डिवाइडेड बाय में 40 इज इक्वल टू वेट, ठीक है। इतनी बात डन है। तो 0 से 0 काट दीजिए, और कितना आ गया 6 × 36, 36 बटे में 4 इज इक्वल टू वेट काट देंगे तो 9 kg आ जाएगा, 9 kg, क्योंकि ये भी क्या था आपके पास kg में। यूनिट दोनों में डिस्टेंस में सेम था, इसलिए मैंने कुछ करा नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान रहे जी से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता था, ये वाले mg को, जैसे ये m था तो g से मल्टीप्लाई कर लेते, 10 से मान लो मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों साइड करना पड़ता, फिर से वो कट ही जाता है ना, तो kg में लाने के लिए ऐसा ही कर लेंगे। ओके ग्रेट, नेक्स्ट है आपके पास मोमेंट इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, याद आया ना, सबसे पहला क्वेश्चन यही था। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग ऑफ अ टर्निंग बॉडी, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग ऑफ अ बॉडी। तो टर्निंग ऑफ अ बॉडी मतलब क्या हो गया आपके पास, टॉर्क। तो इसको कौन कौन इफेक्ट करता है आपको मालूम होना चाहिए। तो एक हो गया फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और टॉर्क इफेक्ट करता है, और कैसे इफेक्ट करता है आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से डे 1 वाली वीडियो में आपको समझाया हुआ है ना। चलिए, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, पहला बोला है स्केलन ट्रायंगल, और मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, और भी इसके पार्ट होने चाहिए, मैंने शायद खींचा नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको और भी 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसे कि स्केलन ट्रायंगल का भाई सेंट्रॉइड होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस। दूसरी चीज आपसे पूछा जा सकता है हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर का कहाँ पे लाई करेगा, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस पॉइंट, ठीक है, ये जो एक्सिस होता है उसका मिड पॉइंट। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का भी बिल्कुल सेम ही होता है। चौथा पूछा जा सकता है आपसे सॉलिड कोन, सॉलिड कौन का होता है, मान लीजिए ये आपके पास कौन है, तो ये टोटल अगर हाइट h है तो h/4 पे लाई करता है, यहाँ पे h/4 पे। और अगर आपसे पास हॉलो कोन आ गया तो उस केस में, हाँ, हॉलो कोन के केस में h/3 पे लाई करता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और भी पूछा जा सकता है f से स्फीयर का, तो स्फीयर का क्या होगा, सेंटर जो मेट्रिक सेंटर हो गया, चाहे हॉलो हो या फिर क्या कहते हैं इसको, सॉलिड हो, एक ही बात है। और आगे एफ जी में पूछा जा सकता है आपके पास रिंग का बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। तो इस टाइप से कई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं हो, तो बच्चों वाला खेल है हमारे लिए, ऑलरेडी मैंने आपको डे 1 वाली वीडियो में कईयों के बताए हुए हैं, है ना। ओके ग्रेट, अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जाता है P है, Q है एंड R आर द 3 कोप्लेनर फोर्सेस X एट अ डिस्टेंस X1, X2 एंड X3 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट O। साफ साफ दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। P, Q, R तीनों के तीनों, P जो है वो 6 न्यूटन है, तो ये वाला, ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन है वो 6 न्यूटन का है। एक इधर फोर्स लग रहा है वो भी 6 न्यूटन का है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है वो भी 6 न्यूटन का है। तीनों फोर्सेस कितने के हैं, 6 न्यूटन के हैं।
x1 आपके पास 4 मीटर का है, x2 आपके पास 3 मीटर का है और x1 आपके पास 1 मीटर का है। ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब सबसे हमसे पहले क्या पूछा जाता है वो देख लेते हैं। विच फोर्स हैज़ द लीस्ट मोमेंट अबाउट ओ। अब ओ में पता करना है किसका फोर्स कम लगेगा, टॉर्क कम होगा, मोमेंट तो टॉर्क पहला वाला निकालो भाई। पहला मान लो पी के अबाउट निकालते, पी वाले फोर्स से ये रहा फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो 6 चौके 24 24 न्यूटन मीटर आ गया। अब तो ये बच्चों वाला खेल हो गया होगा आप लोगों के लिए, है ना। विच फोर्स हैज़ द ग्रेटेस्ट मोमेंट, तो पहले निकाल लेते हैं, लिस्ट और ग्रेटेस्ट पता चल जाएगा। पी का निकाल दिया, चलो क्यू का निकाल लेते हैं। क्यू का निकालेंगे तो ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो 6 × 3 तो 18 आ जाएगा, 18 न्यूटन मीटर। और टॉर्क अबाउट आर का निकालेंगे कितना निकलेगा, 6 × 1 निकलेगा, तो ये 6 न्यूटन मीटर। तो ग्रेटर किसका है, पहले का क्या पूछा, लिस्ट, तो लिस्ट हो गया आपके पास आर वाले फोर्स का, और ग्रेटेस्ट कितना हो गया आपके पास, पी वाले फोर्स का। खत्म बात, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट, गिव एनी टू इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी। अगर कोई एक नॉन रिजिड बॉडी है तो उस पर फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है, उस पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर नॉन रिजिड है, रिजिड होता तब तो शेप साइज चेंज नहीं होता उस पर अगर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ, लेकिन जब नॉन रिजिड है, ठीक है ना, कंप्लीटली सॉलिड नहीं है, तो फोर्स लगाऊंगा तो मान लिया एक वो वाला प्लास्टिक जैसा जो बॉल होता है ना, फॉर्म वाला बॉल हो गया, इसको अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो दब जाएगा, तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा और साइज भी चेंज हो जाएगा। तो एक तो आप शेप एंड साइज चेंज करा सकते हो, और दूसरी चीज़ आप उसे मोशन में ला सकते हो। खत्म बात। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, लोकेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। क्यूब है, क्यूब का जो डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, डायगोनल वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। रिंग है, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर आपको बता ही रखा है, आउटसाइड लाई करता है ना, एग्जाम्पल बता रखा है आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर कराया, 9 kg का आंसर आया था, फिर से आ गया ये, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस बॉडी बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, फाइंड द। अच्छा, ये वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है तो आगे करेंगे हम, इसको रहने दीजिए, गलती से ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स, तो कहाँ किस पे डिपेंड करता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड, तो आपको बता दूं, एक तो शेप पे डिपेंड करता है, दूसरी चीज़ साइज पे डिपेंड करता है। मतलब शेप पे ही, मतलब मेनली तो शेप पे ही बोलिए कि उसका शेप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होते रहता है। यूनिफॉर्म होता है तो जनरली सेंटर पे लाई करता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में सेंटर पे लाई नहीं करता, जिधर ज़्यादा मास होता है उधर लाई करता है, ठीक है। हाँ, तो एक हमारे पास ये क्वेश्चन है फ्रॉम द, यही सेम क्वेश्चन तो अभी ऊपर आया था, यस यही सेम क्वेश्चन अभी हमने आपको ऊपर बताया। पी के अबाउट निकालना है तो वो कितना निकल कर आ जाएगा मेरे पास, वही 5 न्यूटन क्लॉकवाइज निकल कर आ जाएगा, जो अभी हमने ऊपर किया वही सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब हो गया इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आ गई ना बात। और एग्जांपल देना इनमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई आउटसाइड द बॉडी, मैंने कई एग्जांपल आपको बताए थे। एक तो आप रिंग ले लीजिए, याद आया है ना, और एक क्या कहते थे उसको, हाँ डोनट का भी एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को, डोनट। उसके बाद आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, क्या कहते थे इसको, थोड़ा सा एल शेप का होता था, इस टाइप का होता था, मैं भूल गया इसका नाम, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। इस वाले का क्या नाम बताया था मैं, थोड़ा सा जो फेंकते थे और वापस घूम के आ जाता था, लो भाई ऐसे छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा प्लीज़। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट द रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द फॉलोइंग डायग्राम। ओके, अब इस वाले में अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट टॉर्क का मतलब होता है क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दोनों का सम करो, इक्वल टू में 0 कर दो, बात खत्म। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को आपके पास पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है जनरली, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से फोर्स है वो फटाफट देख लीजिए। ये 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का है, ये 500 न्यूटन का, ये भी फोर्स ही रहने वाला है, ये 60 न्यूटन का है, और ये आपके पास 50 न्यूटन का है, ठीक है। ओके ग्रेट, तो इसमें देख लीजिए क्या क्या कहानी है इन सब का ही। ओके, तो सबसे पहले फोर्स लगाना शुरू कर दीजिए। फोर्स लगाएंगे, पहला वाला फोर्स कौन सा लगाऊं पहले, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। पहले ये देखिए क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है। ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है,
ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना? नहीं नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना? कैसे? अच्छा, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है। वो एरो का खेल है भैया, एरो एरो देख लेना सारे एक बार बहुत अच्छे तरीके से। ये ऐसे लगाएगा तो ये ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज हो गया। ये भी क्लॉकवाइज हो गया, ये भी क्लॉकवाइज, और ये इधर लगा रहा है तो भी क्लॉकवाइज ही तो घुमाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, तो सिर्फ अकेला एक ये वाला फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आपके पास घुमाएगा। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए, तो डायरेक्शन के हिसाब से आपको पता ही चला है, ठीक है ना, पता ही पहले से। तो क्लॉकवाइज फोर्स ले लीजिए, सारे जो नेगेटिव के आएंगे। तो ये फोर्स हो गया, और इस वाले पॉइंट के अबाउट लेंगे परपेंडिकुलर 10, तो 10 × 10, और ये लेंगे माइनस का। ठीक है, फिर से नेक्स्ट इस वाले का लेंगे 10, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, तो फिर से माइनस का ले लेंगे 10 × 2। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये वाला लेंगे 500, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं तो इसका ले लेंगे 0, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। नेक्स्ट है ये 60, तो 60 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो माइनस का 60 × 2। और उसके बाद ये सारे क्लॉकवाइज के हो गए फोर्स, चारों क्लॉकवाइज हो गए, और एंटी क्लॉकवाइज का लेंगे प्लस का, तो ये हो गया आपके पास 50, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये 8 न्यूटन। बताइए कि 8 मीटर, सॉरी। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया माइनस का 100, फिर ये हो गया माइनस का 20, और ये माइनस का 120, और ये हो गया प्लस का 50 × 200। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 100, 200, 240, माइनस का 240 और प्लस का 200, तो माइनस का 40 न्यूटन मीटर। माइनस बता रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, खत्म बात। ठीक है ना? एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं, नेगेटिव फोर्स आया ना, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज में कह रहा हूँ, क्लॉकवाइज में ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव फोर्स है। नेगेटिव मोमेंट कैसे आता है, जब क्लॉकवाइज फोर्स लगता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये फोर्स इज अप्लाइड ऑन आई। आई कहाँ है, मेरे को क्या मालूम। आई, एक मिनट, क्या कह रहा है, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन, अच्छा ये पहला पॉइंट है शायद, ए रिजिड एंड सेकेंड ए नॉन रिजिड बॉडी, हाउ डज द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिफरेंस इन 2 केसेस। तो दोनों के केस में अगर मैं फोर्स लगाता हूँ रिजिड बॉडी में और फिर से मैं फोर्स लगाता हूँ नॉन रिजिड बॉडी में, तो दोनों में फ़र्क कैसे पता चलेगा। तो वही चीज़ है, क्या डिफरेंस आएगा वो बताना है। तो वही चीज़ है, जो रिजिड बॉडी होगा उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा, बट जो नॉन रिजिड होगा उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 15 न्यूटन, देख लीजिए इस वाले में अबाउट द सेंटर, ये वाला वो आपके पास 15 न्यूटन मीटर, तो अच्छा टॉर्क है, अबाउट द टॉर्क जो लग रहा है वो 15 न्यूटन मीटर है। देन फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, तो पॉइंट ए कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, वही चीज़ आपको पता करना है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें टॉर्क कितना लग रहा है, 15 न्यूटन मीटर का, आपको फोर्स भी बता रखा था, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन आपको लगेगा देख के मुश्किल है, बट जब आप करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, 15/10 डिस्टेंस आ जाएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, दैट्स ऑल। ये वाला 1.5 मीटर, मतलब स्क्वायर की जो साइड होगी वो भी आपके पास कितना रहने वाला है, 1.5 मीटर। समझ में आ गई बात। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इज, देखिए जब आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो नेट टॉर्क सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। वहीं पर अगर रोटेशनल मोशन होता है तो सारे टॉर्क का सम 0 होता है। मतलब इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कौन सा है वो हमसे बताया नहीं गया है, तो इसीलिए दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन 1 किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या है, तो इतना वेट जितना 1 किलो मास को अगर जितना फोर्स लगता है ना उसको कहते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, अगर 1 किलो का मास है तो अर्थ अपनी तरफ पुल करती है ना भाई, खींचती है ना, तो जितना फोर्स लगाती है वो कितना होता है, 1 किलोग्राम फोर्स होता है। याद रखिए 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 9.8 न्यूटन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि 9.8 न्यूटन का ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करती है। हाउ इज रिलेटेड टू ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये रहा रिलेशन, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स के साथ यही रिलेशन है। दूसरे में पार्ट में आपको से पूछ लिया और 2 नंबर का बना दिया क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, सॉरी रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन कौन सा है, आपने देखा होगा कभी पॉटर्स व्हील को ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इस तरह से आपको और भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैरी गो राउंड हो गया,
समझ ना, मैरी गो डाउन में जरूर आप घूमे होंगे, वो हो गया। या फिर रोटेशनल मोशन के लिए ये जो पॉटर्स व्हील तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। कमेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन प्योर रोटेशनल मोशन। ध्यान रखिएगा, रोटेशनल मोशन में सिर्फ एक्सिस के पार्टिकल नहीं मूव करते हैं, बाकी मूव करते हैं। वेयर डा, यस यस, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना, उसके पार्टिकल मूव नहीं करते, वो रेस्ट पे रहते हैं। वेयर डज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ये सेम क्वेश्चन भी ऊपर बताया मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट ऑफ मोमेंट। तो आपको मोमेंट का फॉर्म न्यूटन मीटर होता है, तो फोर्स का तो सिर्फ न्यूटन है, तो उड़ा दीजिए। तो ये तो टॉर्क हो गया ना, मोमेंट और टॉर्क तो एक ही बात है ना, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन 1 न्यूटन। देखिए 1 न्यूटन का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, और कितने क्वेश्चन बच गए भाई? ओ भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी तो। चलो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए मास जब 1 kg होगा, 1 kg, और एक्सेलरेशन जब 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 1 न्यूटन जो है, या फिर 1 न्यूटन कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो फोर्स है वो लगेगा। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से बना सकते हैं फॉर्मूले से। व्हेन अ बॉडी एक्सेलरेट्स थ्रू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ एंड द मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg। ठीक है ना, इस टाइप से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। या फिर ऐसे बोल लीजिए, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg एक्सेलरेट्स थ्रू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। इस टाइप से, ठीक है ना। डेफिनेशन किसकी बनानी थी, 1 न्यूटन की। ठीक है, खत्म बात। राइट रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन, और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 5 डाइन्स के। डाइन होता है इसकी सीजीएस यूनिट, खत्म बात। नेक्स्ट है द फिगर गिवन बिलो सोच द। आपको साफ साफ दिख रहा होगा नीचे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ओके। अब हमसे इसमें कहा जाता है कैलकुलेट द फोर्स विथ विच पाइवट इज प्रेस्ड। पाइवट इज प्रेस्ड का मतलब है अब इसी को हम बैलेंस करने के लिए मान रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना, इसी को हम बैलेंस करने के लिए मान रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वेट निकालना है। अगर मैं इसको मानता हूँ तो वेट कितना होगा, है ना। अगर इसको मैं वेट करता हूँ तो देख लीजिए, वैसे वेट निकालने के लिए बोला तो नहीं है इन्होंने, कैलकुलेट द फोर्स बोला है, फोर्स तो नो डाउट वही उसी की बात कर रहे हैं, वेट। ठीक है, तो ये इसको फलक्रम मान लेना एक तरीके से, सेंटर पॉइंट। तो इसका ये वाला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा, 13 डिस्टेंस है, और ये फोर्स आपके पास जो है वो 40 डाइन है। तो 40 × 13 इज इक्वल टू, इधर से कितना है, ये 10 है, और मल्टीप्लाई में वेट है। तो निकाल दीजिए, 13 चौके 52, 52 ग्राम, सॉरी डाइन में ही निकाल देना है, जिसमें यूनिट होगा उसी में निकाल दीजिए, खत्म बात। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दोनों के केस में हमने आपको बताया हुआ है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में बहुत अच्छे समझाया हुआ कि एक बॉडी होगा, एक्सटर्नल फोर्स का जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होंगे क्या होंगे आपके पास, 0। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब यूनिफॉर्म मोशन में होगा, याद कीजिए, है ना। डे 1 वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट इज न्यूटन मीटर, नो डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम केजी, ये क्या लिख दिया, किलोग्राम फोर्स मीटर होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। अच्छा वर्क का है क्या ये, सॉरी ये वाला आपका नहीं है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है वो, ये चीज छोड़ दीजिए, वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है ये। हाउ मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी, हाउ मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F और D, ये आपके पास मैक्सिमम टॉर्क होता है। हमसे कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज 1.5 मीटर एंड द फोर्स 50 न्यूटन, कैलकुलेट द मोमेंट। ये तो कोई क्वेश्चन हुआ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह कितना है 50 न्यूटन, और ये कितना है 1.5 मीटर। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करके 75 न्यूटन मीटर, खत्म बात। टॉर्क हमने निकाल दिया, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। इन विच कंडीशन द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, ट्रांसलेशनल मोशन। इन विच कंडीशन द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, ट्रांसलेशनल मोशन कब प्रोड्यूस होता है, जब वो स्ट्रेट लाइन में होता है, याद आया। और ये रोटेशनल मोशन कब होता है, जब वो अबाउट ए एक्सिस, अबाउट ए फिक्स एक्सिस रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, कन्वर्टिंग 1 न्यूटन मीटर इंटू सीजीएस यूनिट विल यील्ड टू, कितना लेकर देगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए इसको, 1 न्यूटन मीटर याद रख लीजिएगा, 9 सेंटीमीटर में लाते हैं तो 980 के इक्वल होता है। ठीक है ना, नहीं यार ऐसा कैसे, नहीं सॉरी कन्वर्ट करता हूँ, मेरे को अभी कर लेते हैं कन्वर्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसमें, सीजीएस यूनिट में। सीजीएस का मतलब न्यूटन होगा, डाइन में तो 10 की पावर 5 डाइन्स हो जाएगा।
और मीटर को सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 7 डाइन्स सेंटीमीटर निकल कर आएगा। मुझे लगा डाइन देखकर डाइन सेंटीमीटर कर दिया, तो ये कन्वर्ट कर दिया 1 न्यूटन मीटर को सीजीएस में, 10 की पावर 7 डाइन, और इनमें से कोई सा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है यार, करवाए जा, अरे हो गया फाइनली। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ए मीटर स्केल इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ, ये रहा आपके पास, एट इट्स सेंटर, एंड 10 ग्राम वेट इज पुट ऑन वन टॉप ऑफ द अदर एंड 12 सेंटीमीटर मार्क। तो फटाफट बनाना पड़ेगा इसके लिए। कहाँ पे बनाया जाए? ऊपर ही बनाते हैं, है ना, ऊपर हमारे पास स्पेस भी है। ठीक है, तो मीटर स्केल इज बैलेंस, तो सबसे पहले एक मीटर स्केल बना देता हूँ, और बैलेंस्ड ऑन एज एट सेंटर, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे, इसको मान लीजिए क्या कि ये मीटर वाले नाइफ की एज है। ठीक है, 10 ग्राम वेट इज पुट वन टॉप ऑफ, अच्छा मीटर स्केल है तो 0 to यहाँ पे क्या कर लूँगा मैं, 100 कर लिया। ठीक है, अरे यार 100 करो भाई आशीष, क्या कर रहे हो, 100 मीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर नॉट मीटर, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर स्केल है। ठीक है, अब कहा जाता है 10 ग्राम वेट हमने रखा है कहाँ पे, 12 सेंटीमीटर मार्क पे, तो 12 कहीं यहाँ पे आएगा, कहीं पे इधर आएगा, 0 से लेकर 50 तक है ना, ये टोटल 50 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 12 पे कितना है, 10 ग्राम वेट है, 10 ग्राम वेट है। आगे हमसे क्या कहा जाता है, द स्केल इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर, तो ये तो नाइफ के एज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 45 पे ये बैलेंस्ड है, फलक्रम यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ नाइफ है। ठीक है ना, नाइफ है, ये वाला नाइफ है, और ये आपके पास फलक्रम 45 पे बैलेंस्ड है, तो ये वाला 5 हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्केल, अब मीटर स्केल का वेट कहाँ पे बैलेंस्ड होता है आपको मालूम ही है, 50 पे, तो ये वाला वेट आपको निकालना है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई ना, देखो ये वाली बैलेंस्ड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया वो देखो, तो ये वाला 45 वाला पॉइंट होगा, ये 0 से लेकर 12 वाला पॉइंट होगा, तो इसमें से इसको माइनस करो, ये डिस्टेंस निकलेगा, कितना आएगा 33, और वेट कितना है 10 है, तो इधर का हमने निकाल दिया टोटल वेट, और इधर का निकालेंगे कितना आएगा, वेट हमें नहीं मालूम, फोर्स कितना है और डिस्टेंस कितना है 5 है, तो वेट हो गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई 33 डिवाइडेड बाय 5, 5 दूनी 10 और 33 दूना 66, 66 ग्राम आ जाएगा इधर, 66 ग्राम। आप जी से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड वेट के लिए, तो नो डाउट वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव एक्सप्लेनेशन। देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आपके उसमें बुक में यार था नहीं, बट ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मतलब क्या है। देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है आपके पास कोई एक बॉडी है जिस पे आपने एक फोर्स लगाया, पहले ये इक्विलिब्रियम में था, चीज़ों को समझिएगा, ये पहले से इक्विलिब्रियम में था, आपने इस पे एक फोर्स लगाया, ये बॉडी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद भी ये अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखा है, इसी को कहते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा गिव एक्सप्लेनेशन में इसी चीज़ को बताओगे कि यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 था, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट, देखिए ए बॉय ऑफ मास 30 kg सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ सीसो। सीसो आपने देखा होगा पार्क में, है ना, गए होगे वहाँ पे, उसमें आपने झोला भी होगा अपने दोस्तों के साथ, एक इधर बैठा एक उधर बैठा, है ना, तो फटाफट देख लेते हैं कैसे क्या कहानी है इसका, पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। ए बॉय ऑफ मास 30 kg सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ सीसो। तो ये रहा, मान लीजिए सीसो है, यहाँ पे बैठने का होता है, यहाँ पे बैठने का होता है, ये आपके पास बिल्कुल मिडल पॉइंट होता है, और ये मिड पॉइंट से 2 मीटर डिस्टेंस पे आपके पास 30 kg पे बैठा है लड़का, तो यहाँ पे 30 kg का है, और ये वाला जो है वो 2 मीटर मान लीजिए। ठीक है, अब हमसे कहा जाता है वेयर शुड ए बॉय ऑफ मास 40 kg सिट सो एज टू बैलेंस द सीसो। नो डाउट इसको राइट साइड बैठना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस पे बैठना पड़ेगा 40 kg, है ना, तो ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, तो इधर का और इधर का इक्वल रख दीजिए, खत्म बात। तो 2 मल्टीप्लाई 30 या फिर 30 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्वल टू में आ गया ये वाला 40 मल्टीप्लाई डी, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे, तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास 30 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय में 40, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना 6 बटे में 4, इसे काट देंगे 1.5 मीटर पे। राइट साइड कितने पे, राइट साइड बैठेगा और 1.5 मीटर पे, या फिर अदर साइड जिधर ये है उसका ऑपोजिट साइड। ठीक है ना, क्योंकि हमसे ये बोला नहीं कि ये 2 मीटर किधर था, राइट भी ले सकते थे लेफ्ट भी ले सकते थे, समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो 2 मीटर हमने लिया है लेफ्ट साइड, वो राइट साइड भी ले सकते थे, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, एक साइड बोला है, तो बस दूसरी साइड हम बिठा देंगे 1.5 मीटर पे, दैट्स ऑल। समझ में आ गई इतनी बात, डन है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ें अभी तक की समझाई हुई समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपसे सारे क्वेश्चन अब पेपर के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को पसंद आया तो फटाफट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस तो कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।